नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का दिल से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए संडे धमाका सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें साइंस, सोशल साइंस और मैथ ये तीनों सब्जेक्ट से दोस्तों 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जो आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपको करना क्या है, पहले प्रत्येक प्रश्न का दोस्तों आपको जवाब खुद से सोचना है और उसका आंसर लगाना है। इसके बाद ही आप हमारे आंसर को देखिएगा। ठीक है, और वीडियो के अंत में आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा 60 प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल सही दिए हैं। ईमानदारी पूर्वक से दोस्तों सभी विद्यार्थी बताइएगा। ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि आपका जो तैयारी है कैसा चल रहा है। और देखिए, ये 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है दोस्तों आपको हम पिछली कक्षाओं में पढ़ा चुके हैं, तो जवाब आप जरूर दे सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर पहले मैं खुद से दूं, इसके बाद ही दोस्तों आंसर को हम देखें। देखिए, अगर जो आंसर दीजिएगा दोस्तों वो सही होगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, जो दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम हॉल में काफ़ी ही आपको मदद करेगा वहाँ पर आपको कॉपी को लिखने में। ठीक है, इसलिए प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने का कोशिश आप सभी विद्यार्थी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम इस शानदार सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है। आपको बताना है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपको बताना है कि मुख गुहा में दोस्तों आहार का कौन सा भाग का दोस्तों पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का होता है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर बताने का प्रयास कीजिएगा आप सभी विद्यार्थी। कहता है कि हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। बताइए दोस्तों, हेमोग्लोबिन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है। तो एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, जो मनुष्य का दोस्तों ब्लड होता है वो लाल होता है। किसके कारण लाल होता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण लाल होता है दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा देर मैं आपको समय नहीं दूंगा दोस्तों, जल्दी आपको सोचकर इसका आंसर गेस करना है, क्योंकि पहले दोस्तों ये प्रश्न मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, देखिए आपको बताना है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। बताइए आप सभी विद्यार्थी कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में होता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहता है कि आवर्त में दोस्तों प्रकाश की चाल क्या होती है। ये भी प्रश्न, सॉरी दोस्तों, आवर्त यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, निर्वात, गलती हो गया। आपको बताना है दोस्तों कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। बताइए आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में। काफ़ी आसान प्रश्न है कि निर्वात में दोस्तों प्रकाश की चाल जो होती है दोस्तों क्या होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5वां नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहता है कि भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। बताइए दोस्तों, भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ती विद्युत धारा की दोस्तों आवृत्ति जो है कितना है। तब 50 हर्ट्ज है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए 5 प्रश्न में दोस्तों कितना प्रश्न आप सही दिए हैं काउंट करते चलिएगा, और वीडियो के अंत में आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि टोटल 60 प्रश्न में से कितना प्रश्न का आप जवाब बिल्कुल सही दे पाए हैं। देखिए, आपको 6ठा नंबर प्रश्न में यहाँ आपको बताना है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का दोस्तों जो रंग होता है वो कैसा होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में दोस्तों उदासीन तार जो होता है ना, उसका रंग दोस्तों होता है, यानी कि रंग कैसा होता है तो काला होता है। उदासीन तार का रंग दोस्तों घरेलू विद्युत परिपथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम देखिएगा यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए दोस्तों, कहता है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्रकृति स्रोत निम्न में से कौन है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। आपको बताना कि ऑक्जेलिक अम्ल का दोस्तों जो प्रकृति स्रोत है निम्न में से कौन है। तो टमाटर है दोस्तों, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, और देखिए इमली में दोस्तों, इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, ये भी साथ में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8वां नंबर प्रश्न, बताने का प्रयास कीजिएगा, आंसर गेस कीजिए मेरे प्यारे साथियों। आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आपको बताना है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है 8वां नंबर प्रश्न में कि डायनेमो जो है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में दोस्तों परिवर्तन करता है। तो विद्युत ऊर्जा में दोस्तों करता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा।
ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए बताना है आप सभी विद्यार्थी कि क्लोरोमीथेन का दोस्तों सूत्र होता है। क्लोरोमीथेन का दोस्तों सूत्र क्या होता है बताइए आप सभी विद्यार्थी। तो CH3Cl होता है। क्या होता है? CH3Cl होता है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 10वां नंबर। आपको बताना है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन डी से चलते हैं। कोयला, देखिए कोयला जो है ना दोस्तों, इससे तो खाना पकाया जाता है, आप सभी विद्यार्थी जानते हैं। और बायोगैस से भी दोस्तों खाना पकाया जाता है। ठीक है, और LPG यानी दोस्तों लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो आपका घर में लगा हुआ है दोस्तों, वो LPG गैस है। ठीक है, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। तो लिक्विड पेट्रोलियम से भी दोस्तों खाना क्या पकाया जाता है। ऑप्शन ए में देखिए लिखा हुआ है CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो दोस्तों CNG से दोस्तों खाना नहीं पकाया जाता है, इसे वाहनों के ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो गया। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 11 नंबर प्रश्न कहता है कि पीतल है दोस्तों, आपको बताना है कि पीतल है। तो पीतल जो है दोस्तों वो मिश्र धातु है। क्या है? पीतल मिश्र धातु है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पीतल दोस्तों किसका मिश्र धातु है? तो ये भी साथ में याद रखिएगा। कॉपर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, और जिंक। कॉपर और जिंक का दोस्तों मिश्र धातु पीतल है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी कि कॉपर और जिंक का दोस्तों मिश्रण है पीतल, इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ये भी पूछ देता है कभी कभी, आपका एग्जाम में पूछा भी है। देखिए 12 नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पर बताना है कुटपात किस में पाया जाता है। बहुत बार ये प्रश्न बताए हैं दोस्तों, सारे विद्यार्थी इसका आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कुटपात किस में पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो अमीमा में दोस्तों कुटपात पाया जाता है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न बताना है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का दोस्तों निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। ये भी प्रश्न आपको हम बताए हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से 60 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहेंगे। 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न को दोस्तों आंसर देने का प्रयास कीजिए। अगर जो एक क्वेश्चन का आप आंसर दोस्तों, जैसे ये 14 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर अगर जो आप सही गेस करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा दोस्तों। बहुत अंदर से खुशी महसूस होगा। जो आप एग्जाम में जब लिखिएगा कॉपी बैठने के लिए नहीं, तो वहाँ एग्जाम हॉल में दोस्तों आपको कॉपी लिखने में मदद करेगा। ठीक है, इसलिए ज़रूर पहले कोशिश कीजिए कि हम आंसर दें प्रश्न का, तभी दोस्तों आंसर को हम देखें। ठीक है, अगर जो दोस्तों आप जल्दी में नहीं दे पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके बाद दोस्तों आप आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों, मैं इस टेस्ट को लेने का माध्यम, इस सीरीज के आपके सामने मेरा लाने का माध्यम है कि अपनी तैयारी को आप जांचें। ये 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको पहले पढ़ाया हूँ ना, तो अपनी तैयारी को जांचिए कि 60 में से हम कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दे पाते हैं। ठीक है, तो तैयारी को जांचिएगा दोस्तों, और जहाँ जहाँ आपको कमी नजर आएगा वहाँ वहाँ दोस्तों आपको सुधार करने का अब समय आ गया है, क्योंकि 2023 बोर्ड एग्जाम दोस्तों कुछ ही दिन में आपका होने वाला है। ठीक है, तो जो जो कमी आपको नजर लग रहा है अपने अंदर, उसको सुधारिए, ताकि आप 2023 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों काफ़ी अच्छा अंक ला सके। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर हम देखते हैं 14 नंबर प्रश्न कहता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बताइए। शुद्ध जल का दोस्तों जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 नंबर आपको बताना है दोस्तों कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह तो 220 वोल्ट पर दोस्तों प्रतिवर्ती धारा होती है। आप इसको याद रखिएगा। ये प्रतिवर्ती धारा मतलब हुआ दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, देखिए दिष्ट धारा मतलब होता है दोस्तों डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। तो ये सब बातों को ध्यान में रखिएगा। तो हमारे घरों में जो दोस्तों जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह दोस्तों तो 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है यानी कि अल्टरनेटिंग करंट होती है। ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या हो गया? बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। आपको बताना है दोस्तों कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का दोस्तों अंतिम स्रोत है। तो क्या है? सूर्य है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो सी दोस्तों, सी में सूर्य लिखा हुआ ना, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो हुआ हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 17 नंबर। बताने का प्रयास कीजिए आप सभी विद्यार्थी। आपको बताना है कि रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए, जल्दी जल्दी दोस्तों करना है कि रक्त का थक्का दोस्तों किस अवयव के द्वारा बनता है? तब प्लेटलेट्स के द्वारा बनता है मेरे प्यारे साथियों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन बी दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं
18 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि पराग कोष में होते हैं। दोस्तों आपको बताना कि पराग कोष में होते हैं तो परागकण होते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्या होते हैं, परागकण होते हैं। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 19 नंबर आपकी फाइनल परीक्षा के लिए आपको बताना है इस प्रश्न में कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्रवाहिका जो है दोस्तों मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा मेरे प्यारे साथियों आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, 20वां नंबर प्रश्न तक हम सब पहुँच चुके हैं। आपको बताना कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर छापिए कि तारे जो हैं दोस्तों आकाश में वो क्यों टिमटिमाते हैं। तो वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण दोस्तों तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 21 नंबर, बताइए आप सभी विद्यार्थी, आपको बताना है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार है। दोस्तों आपको बताना कि मानव मस्तिष्क का दोस्तों जो औसत भार होता है वो कितना होता है, तो 1.4 kg होता है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। आपको बताना कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। बताइए आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को अच्छी तरीके से सोच समझ कर बताइएगा कि फॉर्मिक अम्ल का दोस्तों IUPAC नाम है तो मिथेनोइक अम्ल नाम है। दोस्तों आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 23 नंबर का था कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है दोस्तों, बहुत बार बहुत स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज करते हैं, इसलिए बताइए आप सभी विद्यार्थी आंसर इसका सोच के कि क्या होगा। मोटर कार के हेडलाइट में, इस बात को ध्यान से पढ़ना है कि मोटर कार के हेडलाइट में दोस्तों किसका प्रयोग होता है। मोटर कार के हेडलाइट में दोस्तों किसका प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मोटर कार के दोस्तों जो साइड मिरर जो होता है उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। यानी कि दोस्तों मोटर कार में दोस्तों जो साइड मिरर में जो कार लगा हुआ होता है ना, साइड मिरर, उसको कौन सा दर्पण का होता है, तो वो जो होता है वो उत्तल दर्पण का होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आपको बताना है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है तो P4 है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो दोस्तों यहाँ पर होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर का है कि प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है। बताइए दोस्तों आप सभी विद्यार्थी इस 25 नंबर प्रश्न में बताना है आपको कि प्रकाश में दोस्तों साबुन का जो बुलबुला होता है वो रंगीन प्रतीत होता है तो कैसे होता है, तो प्रकाश के दोस्तों व्यतिकरण से होता है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, और एक बात आप सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूँ, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा कि देखिए दोस्तों अभी आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 आने में 14 फरवरी से आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा है जो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है ना, 14 फरवरी से, तो लगभग आपके पास 55 दिन का टाइम बचा हुआ है दोस्तों। ठीक है, आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 जो में होने वाला है मैट्रिक परीक्षा, उसको आने में 55 दिन का समय लगा बचा हुआ है। आपके माइंड में ये विचार आ रहा होगा कि 55 दिन हमारे पास मात्र समय ही बचा है, हम तो लगता है कुछ पढ़वे नहीं किया, हमसे मैथ भी नहीं बनता है, न तो साइंस याद होता है, न तो सोशल साइंस से कोई क्वेश्चन आता है, संस्कृत सब तो आओ नहीं हमको बुझाता है। ऐसा आपको माइंड में दोस्तों विचार आ रहा होगा। ठीक है, और दोस्तों मैक्सिमम स्टूडेंट का ऐसा विचार आता है, इसलिए घबराने की बात नहीं है दोस्तों। जो आप पढ़े हैं अभी तक, जो समझे हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैथ को प्रैक्टिस करने के अभ्यास करने की कोशिश कीजिए। वही दोस्तों आप प्रैक्टिस ही आपको दोस्तों एग्जाम में बनाने में आपको मदद करेगा। ठीक है, जितना पढ़े हैं बहुत अच्छा है बाबू, और बाकी ये 55 दिन जो आपका बचा हुआ है आपके लिए गोल्ड वाला दिन है ये। ठीक है, सोना का दिन है आपके लिए, इसको सही से उपयोग कीजिए। प्रत्येक मिनट का दोस्तों अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, अच्छे से उसका उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए दोस्तों। उसको बर्बाद टाइम को मत कीजिए, और जो सब्जेक्ट को लगता है कि हमको यहाँ कमी है, आपको लगता है कि यहाँ कमी है, तो उस कमी को दोस्तों सुधारिए और डे बाय डे दोस्तों अपने आप में इम्प्रूवमेंट कीजिए। ठीक है,
सुबह में सोच लीजिए कि हमको ये कमी का दूर कर लेना है, उसके अगला दूसरा दिन सोचिए कि ये कमी को हमको दूर कर लेना है, उसी तीसरा दिन सोचिए कि इस कमी को दूर करना है। वैसी करते करते दोस्तों 55 दिन में जितना आपके पास कमी है सबको दोस्तों दूर कर लीजिए, ताकि आप जब 14 फरवरी से एग्ज़ाम आपका हो तो वहाँ पर आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में बैठ सके और अच्छी तरीके से कॉपी को लिख सके। ठीक है, और घबराइएगा मत बाबू, परेशान मत होइए कि हम कैसे तैयारी करें, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। मन से पढ़ाई कीजिए। 55 दिन भी दोस्तों अच्छा खासा समय है, अच्छे तरीके से मेहनत कीजिएगा तो इसमें भी दोस्तों आप काफ़ी अच्छा अंक दोस्तों 2023 बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। इसमें दोस्तों आप अपना अंक को वृद्धि भी कर सकते हैं इस 55 दिन को अच्छे तरीके से यूज करके। ठीक है, तैयारी को दोस्तों इम्प्रूवमेंट भी आप कर सकते हैं। इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि हमारा तैयारी नहीं हुआ है अब हम क्या करें, हमारा 2023 बोर्ड एग्जाम कैसा जाएगा, ये सब कभी मत सोचिएगा बाबू, वो सब फालतू का सोच है। ठीक है, उसको जिसको बोलते हैं यूजलेस है, यूजलेस। ठीक है, केवल एक बात सोचना है कि इस 55 दिन में हमको अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है और बोर्ड एग्जाम 2023 में अच्छा परफॉर्मेंस करना है। ये बात को आपको केवल सोचना है। ठीक है, वो सब फालतू बात सोचना बंद कर दीजिए और 55 दिन एकदम लगातार एकदम गेट उट लगा कर आराम से रूम में पढ़िए। ठीक है बाबू, मैं आपको एक शिक्षक होते हुए अपना छोटा भाई को समझते हुए यही आपको सजेशन दूंगा। ठीक है, और आप सभी विद्यार्थी अगर जो जीटीएम क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को आप सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जितना भी 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑल सब्जेक्ट का दोस्तों 14 फरवरी तक सभी प्रश्नों को आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। ये दोस्तों मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, बशर्ते आप सभी विद्यार्थी हमसे कंटिन्यू और लगातार जुड़े रहिएगा, ताकि एक भी वीडियो को दोस्तों आप स्किप ना कर सकें। इसलिए चैनल को आप सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आता है बाबू तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर भी करें, ताकि आपका दोस्त का भी भला हो सके इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चलिए देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर बताने का प्रयास कीजिएगा। आपको बताना है कि समान आँख के लिए दोस्तों स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। आपको बताना है कि समान आँख के लिए दोस्तों स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी है दोस्तों वो कितना होती है, तो 25 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर। आपको बताना है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। बताइए दोस्तों, अभी आप सभी विद्यार्थी इसका आंसर कि क्या होगा कि हमारे शरीर में पीएच दोस्तों कितने परास के बीच कार्य करता है, तो 7.0 से 7.8 के बीच दोस्तों कार्य करता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए 28 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है 28 नंबर प्रश्न में कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। कहता है कि निम्न में से कौन भूकंप जो है सर्वाधिक खतरनाक जोन है। फिर से दो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा दोस्तों भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है, तो कौन है दोस्तों जोन 5 जो है दोस्तों सर्वाधिक खतरनाक जोन है। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न यहाँ पर बताइएगा दोस्तों। आपको बताना है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। बताइए आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर की राइट आंसर दोस्तों इसका क्या होगा। आपको बताना है इस प्रश्न में कि पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से दोस्तों प्रथम स्थान पर कौन राज्य है, तो महाराष्ट्र मेरे प्यारे साथियों। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है कि महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। 30 नंबर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना कि महासागर की तली में होने वाले कंपन का दोस्तों परिणाम जो है दोस्तों क्या है, तो सुनामी है। क्या है दोस्तों, सुनामी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे 21 नंबर कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 31 नंबर आपको बताना है दोस्तों कि जर्मनी के एकीकरण के लिए दोस्तों कौन उत्तरदायी था, तो बिस्मार्क दोस्तों उत्तरदायी था। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 32 नंबर आपको बताना है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार दोस्तों कौन सा है, तो एंथ्रासाइट है मेरे प्यारे साथियों। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, देखिए आपको बताना है
कि सबसे घटिया किस्म का कोयला जो होता है वो कौन होता है, तो पीट होता है। इसको भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न कहता है 33 नंबर प्रश्न में कि पंचायती राज व्यवस्था में दोस्तों सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। आपको बताना है दोस्तों ये 33 नंबर प्रश्न में यहाँ पर ही कि पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों सर्वप्रथम किस राज्य में दोस्तों लागू किया गया, तो राजस्थान में लागू किया गया दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। और दोस्तों आप सभी विद्यार्थी अगर जो अभी तक यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लें, ताकि आपको लाइव क्लास का जो नोटिफिकेशन हो वो समय से मिल सके, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न। और ये वीडियो दोस्तों जो ये वीडियो है आपका 14 फरवरी के लिए, आपका दोस्तों 15 फरवरी के लिए और 16 फरवरी के लिए, तीनों दिन के दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों 14 फरवरी, 15 फरवरी, 16 फरवरी के लिए, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी 1 से 60 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहें और प्रत्येक प्रश्न का दोस्तों आंसर खुद से दें। और वीडियो के अंत में मुझे कमेंट बॉक्स जरूर करके बताइए कि 60 में से कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दे पाए हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि निम्न में से कौन उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है। बताइए दोस्तों निम्न में से कौन उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है, तो सीमेंट उद्योग जो है ना मेरे प्यारे साथियों कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में आप इसको रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला देखिए 35 नंबर प्रश्न यहाँ पर बताने का प्रयास कीजिए। बाबू कहता है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। बताइए दोस्तों कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित नेहरू दोस्तों देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों 36 नंबर, आप सभी विद्यार्थी बताइए, बताना है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। बताइए दोस्तों वल्लभ भाई का पटेल को सरदार की उपाधि दोस्तों किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दोस्तों दी गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 37 नंबर का, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए आप सभी विद्यार्थी इसका राइट आंसर क्या होगा कि सूचना के अधिकार दोस्तों संबंधी कानून दोस्तों कब बना, तो 2005 ईस्वी में बना मेरे प्यारे साथियों। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 38 नंबर का था, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। दोस्तों आपको बताना है 38 नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति जो हुई दोस्तों कब हुई, तो नवंबर 1917 ईस्वी में दोस्तों बोल्शेविक क्रांति हुआ। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है, इसको आप जरूर याद कर ले। VVI का दोस्तों यह स्क्वायर है ये प्रश्न, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 39 नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पर बताना है मेरे प्यारे साथियों कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। बताइए भारत में दोस्तों योजना आयोग का गठन जो हुआ था वो कब किया गया था, तो 15 मार्च दोस्तों 1950 ईस्वी को दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। आप सभी विद्यार्थी याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न अब देखते हैं यहाँ पे हम 40 नंबर का है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थी जरूर जानते होंगे, कमेंट में बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। इनमें से दोस्तों किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिहार को दोस्तों पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए फटाफट देखिएगा बाबू, यहाँ पे देखिए 41 नंबर प्रश्न कहता है कि सुखाड़ क्या है। सुखाड़ दोस्तों क्या है बताइए आप सभी विद्यार्थी, तो प्राकृतिक आपदा है दोस्तों सुखाड़। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर में आपको बताना है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। सूखे के लिए दोस्तों जिम्मेवार कारक जो है वो कौन है, बताइए आप सभी विद्यार्थी। तो सूखे के लिए दोस्तों जिम्मेवार कारक जो है दोस्तों वर्षा की कमी है। क्या है, वर्षा की कमी है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे 43 नंबर, बताना है आपको 43 नंबर प्रश्न में कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में छापिए कि उपभोक्ता अधिकार दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। तो 15 मार्च को मेरे प्यारे साथियों उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 44 नंबर कहता है कांवर झील दोस्तों कहाँ स्थित है। बताइए मेरे प्यारे साथियों कि कांवर झील जो है दोस्तों वो कहाँ स्थित है, तो बेगूसराय में दोस्तों कांवर झील स्थित है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 45 नंबर कहता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। बताइए मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। पूर्व मध्य रेलवे का दोस्तों जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो हाजीपुर में है। ध्यान में इसको रखिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 46 नंबर कहता है कि अर्धवृत्त के द्वारा
अर्धवृत्त के व्यास के द्वारा परिधि पर बना कोण होता है? आप सभी विद्यार्थी बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? 46 नंबर प्रश्न का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 46 नंबर कि अर्धवृत्त के व्यास के द्वारा परिधि पर बना कोण होता है। देखिए दोस्तों, इस तरह से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अर्धवृत्त, पहले अर्धवृत्त दोस्तों आपके सामने हम बनाते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा अर्धवृत्त है, थोड़ा और अच्छा से मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए दोस्तों ये जो हम बनाए आपके सामने ये हमारा अर्धवृत्त है, ठीक है। तो कह रहा है अर्धवृत्त के व्यास के द्वारा, तो व्यास दोस्तों कौन है? ये वाला हमारा व्यास है ना बाबू। व्यास के द्वारा परिधि पर बना कोण, व्यास के द्वारा दोस्तों परिधि पर बना कोण। देखिए ये परिधि पर कोण बन रहा है, परिधि पर कोण बन रहा है ने, बना कोण होता है। तो ये कोण दोस्तों कितना डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का होता है। इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि बाह्य अक्ष को क्या कहते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि बाह्य अक्ष को दोस्तों क्या कहते हैं? तो कोटि कहते हैं। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स अक्ष को दोस्तों क्या कहते हैं? तो एक्स अक्ष को बाबू भुज कहते हैं। आपको इसको याद रखना है। और मूल बिंदु को दोस्तों जो नियामक ज्यामिति, मूल बिंदु दोस्तों जो नियामक होता है वो कितना होता है दोस्तों? तो 0,0 होता है। ये भी आपको साथ में अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 48 नंबर प्रश्न आप सभी विद्यार्थी बताने का प्रयास कीजिएगा। ये फार्मूला है कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू दोस्तों क्या होता है? तो साइन थीटा होता है। आप इसको ध्यान में रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है, बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 49 नंबर कहता है दोस्तों कि बिंदु 4,-5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। देखिए दोस्तों ये प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिए, आप सभी विद्यार्थी जवाब दीजिए कि क्या होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा। कहता है कि जब भी दोस्तों एक बिंदु आपको दे देगा, जब भी दोस्तों एक बिंदु आपको दे देगा और दूरी मूल बिंदु से जब पूछेगा तो इसके लिए एक फार्मूला आँख बंद करके लगाइएगा, x² प्लस y² का अंडर रूट, ठीक है। x दोस्तों हमारा कितना है? 4 जो दिया हुआ दोस्तों हमारा x है, तो x का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। और देखिए -5 जो दिया हुआ दोस्तों हमारा y है, तो -5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। और अंडर रूट इसी तरह से चढ़ जाएगा। -5 का स्क्वायर किए कैसे 25 हुआ? नहीं समझ में आया बाबू? देखिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए -5 का दोस्तों आपको स्क्वायर यहाँ पर करना है ना, तो स्क्वायर मतलब क्या कि -5 गुने -5 दो बार लिखना है। तो देखिए माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा, तो 25 हो गया ना, समझ गए। अब यहाँ से जोड़िएगा तो 16 प्लस 25 कीजिएगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। अंडर रूट इसी तरह से चढ़ा हुआ रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ? अंडर रूट 41 ऑप्शन सी में दिया हुआ, तो बिल्कुल ऑप्शन सी सही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 50 नंबर कहता है कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा गया है कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं? तो सार्वंतर कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सार्वंतर को दोस्तों इंग्लिश में हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको दोस्तों हम डी से डिनोट करते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 50 हो गया दोस्तों। 51 नंबर 50 प्रश्न दोस्तों यहाँ तक हम आप सभी विद्यार्थी कर लिए हैं, देख लिए हैं। 50 में से कितना सही हुआ है दोस्तों अपने माइंड में काउंट किए हुए रखिएगा। और 10 प्रश्न दोस्तों और शेष बचा हुआ है। और टोटल 60 प्रश्न में दोस्तों कितना प्रश्न आपका जवाब सही दिए हैं, ईमानदारी पूर्वक से दोस्तों आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में करके जरूर आप बताइएगा हमें, ठीक है। चलिए देखिएगा, टेस्ट लेने का दोस्तों, ये सीरीज लाने का दोस्तों हमारा एक ही मकसद था कि इस टेस्ट के माध्यम से आपके अंदर कॉन्फिडेंस को हम डेवलप करें, जो आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा, ठीक है। क्योंकि जो भी प्रश्न का दोस्तों अगर जो आप जवाब दे रहे हैं वो सही जा रहा है तो आपके अंदर कुछ भी कॉन्फिडेंस जरूर डेवलप हो रहा है, ठीक है। इस बात को समझिए। चलिए तब इसका जवाब देकर अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। बताना है आपको 59 नंबर प्रश्न में कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। काफ़ी आसान बहुआ वाला प्रश्न है, क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों वो क्या होता है? πr² होता है। एकदम आसान प्रश्न है, ऐसने पूछेगा, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, अपने आप को कॉन्फिडेंस रखना है दोस्तों। आप 2023 बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो गया। 2023 बोर्ड एग्जाम में आप काफ़ी अच्छा कीजिएगा। डरने का क्या बात है दोस्तों, 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों मैथ में, जिसमें से मात्र आपको 85 का जवाब देना है। डबल चॉइस है दोस्तों, आराम से आप अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कीजिएगा। बशर्ते जितना समय आपके बचा हुआ है दोस्तों उसे लगन जोश के साथ अपने प्रिपरेशन को दोस्तों इंप्रूवमेंट करने पर फोकस कीजिए, फालतू बात मत सोचिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ 52 नंबर प्रश्न को देखिएगा। बताइए पहले आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा सोच के।
कहता है कि cos π/3 का मान होगा, तो π/3 लिखा हुआ ना दोस्तों, तो इसको हम बराबर यहाँ पर पाई का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और बटा यहाँ पे 3 काटिएगा तो 3 छके 18, यानी कि दोस्तों हमको π/3 बराबर दोस्तों कितना गया 60 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का दोस्तों हमारा जो मान होता है वो कितना होता है cos 60 π/3 की जगह पर दोस्तों हम यहाँ पे 60 डिग्री लिखे हैं, समझ रहे हैं ना। cos 60 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अब हम 53 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए बाबू, कहता है कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि असंभव घटना की दोस्तों प्रायिकता जो होती है दोस्तों कितनी होती है, तो 0 होता है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए एक प्रश्न और यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा कि जब आपसे पूछेगा कि संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दोस्तों 54 नंबर प्रश्न, कहता है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको बताना है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए दोस्तों आपके सामने इस तरह से वृत्त बना लिए ना, और वृत्त पर स्पर्श रेखा यानी कि इस तरह से दोस्तों अच्छा से फिर से बनाते हैं, ध्यान से पूर्वक देखने का प्रयास कीजिएगा। इस तरह से दोस्तों वृत्त पर दोस्तों कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनगिनत इस तरह से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम 55 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, कहता है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का दोस्तों अभाज्य गुणनखंड आप सभी विद्यार्थी निकालिए, कलम कॉपी लेकर निकालिए कि दोस्तों 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बताइए। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको इसका अभाज्य गुणनखंड 96 का निकालता हूँ, 96 हाँ, और यहाँ से 2 से लगाइएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। फिर से यहाँ से 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर से यहाँ से 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर से 2 से लगाइएगा तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर से अब कितना से लगेगा 2 से लग जाएगा ना, तो यहाँ पर 2 तिया के 6 हो जाएगा। अब लगेगा, अब नहीं लगेगा। तो 2 दोस्तों कई गो हुआ गिनिए 1 2 3 4 5 गो हुआ, यानी कि 2 के पावर दोस्तों कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और 1 गो 3 भी है दोस्तों, तो गुने में 3 लिख देंगे, यानी कि 2 की पावर 5 और गुने में 3। ये दोस्तों 96 का हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ गया। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिए यहाँ पे सी में दिया हुआ है 2 की पावर 5 गुने में 3, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 56 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए दोस्तों, कहता है कि बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक साल दोस्तों जो अभी मैं बता रहा हूँ इसको ध्यानपूर्वक आप समझ लीजिएगा दोस्तों, एगो प्रश्न 100% दोस्तों इससे पूछा जाता है प्रत्येक साल, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो होता है ना मेरे प्यारे साथियों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो प्लस कॉमा प्लस होता है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है दोस्तों उसमें क्या होता है तो माइनस कॉमा प्लस होता है, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है दोस्तों, थर्ड क्वाड्रेंट में उसमें क्या होता है तो माइनस कॉमा माइनस होता है, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है दोस्तों, फोर्थ क्वाड्रेंट उसमें क्या होता है तो प्लस कॉमा माइनस होता है, इसको आपको याद रखना है। फर्स्ट में क्या बताएं प्लस कॉमा प्लस होता है, सेकेंड में माइनस कॉमा प्लस होता है, और थर्ड में माइनस कॉमा माइनस होता है, फोर्थ में प्लस कॉमा माइनस होता है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है -3, -5, यानी कि दोनों को आगे में दोस्तों माइनस लगा रहते, तो कौन सा दोस्तों ये पाद में जाएगा तो तृतीय पाद में जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल 56 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे साथियों, कहता है कि साइन 63 डिग्री बाई में कॉस 27 डिग्री इक्वल टू भाट। देखिए इसको इस तरह से लिखते हैं, साइन 63 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, साइन 63 डिग्री लिख देते हैं, बटा में कितना है कॉस 27 डिग्री लिखा हुआ है। तो कॉस 27 डिग्री को दोस्तों क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस लिख लिए और 90 डिग्री माइनस दोस्तों यहाँ पे 63 डिग्री इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 90 माइनस 63 करेंगे तो 27 आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस 27 को दोस्तों हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर साइन 63 डिग्री इसी तरह से हम लिख दिए, ठीक है। और देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा दोस्तों साइन थीटा होता है, और थीटा जगह पर कितना है 63 डिग्री है, तो यहाँ पे हम 63 डिग्री लिख देंगे। तो साइन 63 डिग्री साइन 63 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 1 बचा। हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो गया, जो कि 1 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए समझ गए।
आप सभी विद्यार्थी से बना था 57 नंबर प्रश्न, बताइए। बन गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो सीखिए इस सभी चीज़ों को दोस्तों, और ताकि आप एग्जाम में इस सब प्रश्न को अच्छी तरीके से बना सकें। देखिए 58 नंबर प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिए। कहता है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों। 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। तो देखिए हमारा दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी आपको बताएं कि पाई आर स्क्वायर होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो 64 पाई दोस्तों हमारा वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना हमारा हो गया, 64 हो गया। ठीक है, तो आर बराबर दोस्तों यहाँ से हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 का स्क्वायर को दोस्तों इस साइड भेजेंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा ना। तो आर बराबर दोस्तों कि यहाँ पर देखिए 64 का वर्गमूल दोस्तों, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हमको आर बराबर कितना निकल कर आ गया, 8। यानी आर मतलब हुआ दोस्तों रेडियस, यानी कि त्रिज्या। ठीक है, रेडियस को दोस्तों इंग्लिश शब्द है और त्रिज्या जो है हिंदी शब्द है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से हमारा जो त्रिज्या निकल कर आया दोस्तों कितना गया, 8 आ गया। पर हमको निकालना क्या है, वृत्त का व्यास निकालना है ना। तो देखिए बाबू हमको त्रिज्या निकल गया है तो वृत्त का व्यास भी निकल जाएगा, क्योंकि त्रिज्या का दोस्तों दोगुना जो होता है हमारा वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, तो आर दोस्तों हमको पता चल गया कि यहाँ से 8 है, यानी कि रेडियस पता चल गया कि 8 है। तो दोस्तों डायमीटर हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। दोस्तों व्यास को इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। समझ गए ना आप सभी विद्यार्थी। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर रेडियस दोस्तों 8 सेंटीमीटर था, तो हमारा जो डायमीटर होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि व्यास का दोस्तों रेडियस का दोस्तों दोगुना होता है व्यास। ठीक है, इस बात को समझ गए ना कि रेडियस का दोस्तों क्या होता है, दोगुना जो होता है वो हमारा व्यास होता है। तो रेडियस 8 था तो हमारा दोस्तों व्यास कितना हो जाएगा, यानी कि दोस्तों डायमीटर कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, दोगुना उसका हो गया। समझ गए होंगे, बउआ समझ जाएगा, आप ना समझिएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ बी में देखिए 16 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा। कहता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू भार। तो देखिए दोस्तों 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू दोस्तों क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। आप इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन सी दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 60 नंबर का है कि निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। ये प्रश्न अभी आपको बताए हैं हम ऊपर में कि निम्न में से दोस्तों मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो क्या होता है, तो 0,0 होता है। ऑप्शन सी दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। 60 प्रश्न दोस्तों आपके सामने हम यहाँ पर प्रस्तुत कर दिए हैं। आप सभी विद्यार्थी ये 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से दोस्तों कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिए हैं, ईमानदारी पूर्वक से दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताइए। जितना भी सही होगा 60 में दोस्तों ईमानदारी पूर्वक से कमेंट बॉक्स में आप सभी विद्यार्थी बताइए कि सर मेरा इतना प्रश्न सही हुआ, इतना प्रश्न सही हुआ है। सभी विद्यार्थी का मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को प्लीज़ एक दिल से आप लाइक करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, और उन्हें भी कहिए कि अपनी तैयारी को जांचिए और जहाँ जहाँ कमी आ रहा है उसको सुधारिए। जो आपका दोस्तों करीबी फ्रेंड है उनके पास दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करके उन्हें मदद करें। ठीक है, और चैनल को दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब जल्द से कर लीजिए, ताकि लाइव क्लास का जो नोटिफिकेशन है आपको समय से मिल सके। ठीक है, और मन से पढ़ाई करते रहिएगा दोस्तों, अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिएगा। ठीक है, परेशान मत होइएगा, डिविएट मत होइएगा अपने एम से, अपने लक्ष्य से। जितना आपके पास समय बचा हुआ है दोस्तों, ये 55 दिन का, इसका अच्छे तरीके से तो सदुपयोग कीजिए, ताकि दोस्तों आप अच्छे तरीके से 2023 बोर्ड एग्जाम में सारा एग्जाम को दे सके। ठीक है, और मन से पढ़ाई करते रहिएगा। अगले वीडियो में हम आप सभी विद्यार्थी से फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।